फलनवा जो है वो खेत बेच दिया अपना इसी चक्कर में। और सारे बच्चे हमें उस महिला पात्र के नाम से बुलाने लगे और अंदर से चिढ़ होता था कि मुझे यार मेरे नाम से बुलाया जाए। कई ऐसे सपने हैं जो आपको देखकर अपने आप को और मजबूत करके आगे बढ़ रहे हैं। कि बोलेगा कि दिन भर खटखट इनकी शंकाओं के समाधान के चक्कर में ना हमारी लघु शंका अटक जाती है। चौथी सीटी थी ना भाई, और इसके बाद वो निकल के वहाँ पे बातचीत। और यूपीएससी की तैयारी पे पूरी ये वेब सीरीज है संदीप भैया, तो आपसे ये जानना चाहूंगी कभी आपने आप हमारे तैयारी के बोझ को ना अंडरस्टिमेट कर रही हैं लतिका जी। ये जो तैयारी का खेला है ना, इसमें कोई तुलसीदास हो जाता है, कोई देवदास हो जाता है, और हम क्या बनेंगे। तो मेरी यात्रा तो प्रेम के बिना तो कैसे ही कोई रह पाएगा। तो मेरी यात्रा तो प्रेम के बिना तो कैसे ही कोई रह पाएगा। तो जो हमारा प्राइड है उसको लेके आगे बढ़े और गर्व से कहते रहे कि हम बिहार के। यूपीएससी एक प्रेत की तरह है, पीछे पड़ जाए तो आपका पीछा नहीं छोड़ती है। ये डायलॉग आपने इन दिनों इंस्टाग्राम पे खूब सुना होगा, खूब वायरल भी है। लेकिन जिन्होंने इस डायलॉग को डिलीवर किया है वो बंदे भी काफी फेमस है और कहते हैं कि जब बिहार से हो और बिहारी टोन में कुछ प्रेजेंट करे तो उसके मायने बड़े खास हो जाते हैं। और ऐसे भी ये भी कहा जाता है कि बिहार से यूपीएससी में तो भर भर के एस्पिरेंट्स गए हैं, यूपीएससी में भर भर के जो एस्पिरेंट्स हैं वो पहुंचे हैं और आईएएस बनकर भी दिखाए हैं। लेकिन कई ऐसे फेसेस भी बिहार ने देखे हैं, कई ऐसी चीजें भी बिहार ने सही है जानी है जिसके गवाह कई लोग भी बने हैं। हमारे साथ इस वक्त पुनीत तिवारी हैं, बिहार से हैं, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में गर्दा मचा रखा है, इन दिनों सोशल मीडिया पे हर तरफ आप जिधर भी नजर दौड़ाएंगे, जिधर भी स्क्रॉल करेंगे, आपको एक डायलॉग मिलेगा, वो पुनीत तिवारी का होगा। पुनीत जी बहुत बहुत स्वागत है बिहार तक में। थैंक यू वेरी मच। ये सबसे पहले तो मैं यही शुरुआत कर देती हूँ, डायलॉग डिलीवरी जिस तरीके से आप कर रहे हैं बिल्कुल लगता है कि फील करके किसी ने डायलॉग दिया। यही बात है कि सब सराह भी रहे। तो उससे पहले कोई ट्रेनिंग ली थी या फिर? ट्रेनिंग तो ली थी, मतलब बिना ट्रेनिंग के कैसे मतलब कोई कुछ कर पाएगा। जैसे कोई अगर डॉक्टरी की पढ़ाई करता है फिर वो डॉक्टर बनता है, तो एक्टिंग भी कोई ऐसी विधा नहीं कि अचानक से अवतरित हुआ और आप करने लगे। मतलब इसकी ट्रेनिंग ली है बाकायदा। 2011 से थिएटर कर रहा हूँ और एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा से ट्रेनिंग ली है। फिर ट्रेनिंग करने के बाद भी करते करते सीख रहे हैं और सीखते सीखते कर रहे हैं, तो यही रहा है। अभी बिहार में आप आरा से? पैतृक गांव आरा बिहार है। कोइलवर पुल के पास मेरा गांव है सिमरा, और सोन नदी के किनारे गांव है। और बहुत सारी यादें हैं। दादाजी हालांकि रेलवे में नौकरी करने के लिए वहाँ से निकले थे, तो चितरंजन नाम की एक जगह है जहाँ इलेक्ट्रिक इंजन बनता है, तो दादाजी वहीं रेलवे में थे। पिताजी रेलवे में हैं अभी, और मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं भी रेलवे में रहूं, लेकिन मेरी आकांक्षाएं कुछ और थी, मैं कुछ और करना चाहता था। लेकिन बिहार में ये चीज़ें हमने बहुत फेस करी हैं कि जब भी हम एक्टिंग की बात करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो पहले लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। आसपास के भी लोग कहते हैं कि वहाँ पर उस लाइन में जाके अपने आप को साबित करना बड़ा मुश्किल है। हाँ। तो वहाँ पे कभी आपको ऐसा लगा कि आसपास के लोग बोल रहे हो या फिर घर से कोई सपोर्ट की ऐसी कोई प्रॉब्लम? नहीं, इनिशियली घर से थोड़ा बहुत सपोर्ट था कि पहले तो थोड़ा सा बिचकाना होता था कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, मतलब ये तो सुने ही नहीं कि कोई क्या कर रहा है। तो दूसरों के किस्से कहने लगते थे कि वो फलनवा जो है वो खेत बेच दिया अपना इसी चक्कर में। तो उनकी अपनी इनसिक्योरिटी तो थी ही। और बम्बई गया, और बम्बई उसी दौरान फिर बीच में कोविड भी लग गया, तो कोविड में बतौर एक्टर आपके पास कुछ काम नहीं है। फिर सुशांत वाले मामले पे भी लोग गर्म थे कि इंडस्ट्री में ऐसा होता है, और पेरेंट्स हैं, मिडिल क्लास के पेरेंट्स हैं, वो अब एक ख़ास तरीके से सोचते हैं, तो उनका भी ये मानना था कि बहुत इनसिक्योर है इंडस्ट्री, पता नहीं तुम्हें मिलेगा नहीं मिलेगा, तुम टैलेंटेड हो लेकिन तुम्हें नहीं मिलेगा तो तुम क्या करोगे। और समाज के लोग और अलग तरीके से देख रहे हैं आपको उस वक्त, तो पीछे खींचना कि भाई नहीं नहीं ये मत करो, ये करो, मैं जो बोल रहा हूँ वो करो। लेकिन तो वहाँ से फिर आप निकले कैसे? मतलब
वो भी एक फेज़ था और अभी जो जी रहा हूँ वो भी एक फेज़ है। तो मुझे पता था, मुझे अपने पे भरोसा था। एक दिन मेरी माताजी मुझे बहुत ही मतलब इमोशनल होके फ़ोन की, बोली कि यार अच्छा नहीं लग रहा है, तुम वापस आ जाओ। तो मैंने कहा कि मैंने माताजी को सीधे यही कहा कि मुझे अपने आप पे ना बहुत भरोसा है, क्या तुम्हें अपने बच्चे पे भरोसा है? और उन्होंने थोड़ा टाइम लिया, उन्होंने कहा कि हाँ तुम पे भरोसा है। तो मैंने कहा भरोसा है तो करो ना। अब मैं कुछ चीज़ों के बहुत ज़्यादा करीब हूँ और वो शायद अगर मैं कर लिया तो मेरी ज़िंदगी बदल सकती है। तो उन्होंने भरोसा किया और अभी सामने रिजल्ट है। फिर पढ़ाई लिखाई के लिए आप फिर आगे बढ़े होंगे, कॉलेज कौन सा था, कहाँ पे था? मतलब अगर पढ़ाई लिखाई की बात करें तो मैं बाहर निकल गया जब मैं दिल्ली आया चित्तरंजन से। तो फिर जर्नलिज्म की पढ़ाई की मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से और साथ में थिएटर कर रहा था। बहरूप आर्ट्स ग्रुप एक थिएटर ग्रुप है JNU में, उसके साथ थिएटर कर रहा था। और उसके साथ अंजन टीवी है, उसके साथ मैंने पॉलिटिकल सटायर के कुछ मतलब सीरीज़ किए मैंने। मैं मिमिक्री से शुरुआत की थी, अरविंद केजरीवाल की मिमिक्री किया करता था। अरे मैं बिल्कुल, अंजन टीवी हम पे। लोग भी सुनना चाहेंगे। नहीं अभी तो कोई मिमिक्री नहीं कर पाऊंगा, ये बहुत लॉन्ग बैक 2013-14 की बात नहीं है। अभी अभी क्या दिक्कत है, एक एक्टर के लिए अगर जब भी मौका मिलता है वो मौका बहुत बड़ा होता है। नहीं मुझे लगता है कि इमिटेशन मतलब मैं एक वीडियो दूंगा वो आप चला सकते हैं। मतलब मैं मिमिक्री करना अभी पसंद नहीं करता। मतलब इमिटेशन से शुरू होती है एक्टिंग, लेकिन उसकी चलकर फिर आगे और कुछ भी है। एक्टिंग सिर्फ इमिटेशन नहीं है। तो मिमिक्री करना अभी छोड़ दिया हूँ, रियाज में नहीं है, इसीलिए मैं नहीं करना चाहता। मैंने सुना है कि वहाँ पे कई बार ऐसे आपके कॉलेज में परफॉर्मेंस हुआ जहाँ पे आपने एक्टिंग करी, वन एक्ट प्ले भी था, तो ऐसे में आपको लड़की के किरदार में भी ढलना पड़ता था। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है इसके पीछे। छठी में था और ना एक दोस्त के पिता नाटक कर रहे थे। तो नाटक करने के बाद वो खास तरह का कॉस्ट्यूम पहने थे, एक मैजिकल लाइट थी, पीली रोशनी, और अपने आप में बहुत जादुई दुनिया है। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा कि मुझे भी नाटक करना है, क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा एनुअल डे का इंतज़ार करो, उस समय ना ड्रामा में अपने नाम दे देना। तो एक सिन्हा सर हुआ करते थे उस वक्त, तो वो सामाजिक विज्ञान की पढ़ाई कराते थे और साथ में तैयारी कराई उन्होंने। तो जब रीडिंग के लिए बैठे तो उन्होंने कोई एक महिला पात्र पढ़ने को दिया। तो मैं देखा, मैंने कहा मैं महिला पात्र करूँगा? तो उन्होंने कहा कि देखो चाची 420 देखी है तुमने? तुमने कमल हसन का नाम लिया उन्होंने, आंटी नंबर 1 की बात की उन्होंने कि गोविंदा, ये लोग महिला पात्र करके ना अमर हो गए, तो तुम अगर करोगे ना तुम भी अमर हो जाओगे। तो मोटिवेट कर दिया उन्होंने। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं करूँगा। तो स्कूल में जैसे एक तरह का नाटक होता है, तो आप कहीं से कॉस्ट्यूम जुगाड़ करते हैं, नाटक करते हैं। हमने भी नाटक कर दिया। अब नाटक तो कर दिया, ताली भी मिल गई आपको। और अगले दिन से, चूँकि वो बॉयज़ स्कूल था, कोई एजुकेशन नहीं था, तो बाकी सब जो है सारे बच्चे हमें उस महिला पात्र के नाम से बुलाने लगे। और अंदर से चिढ़ होता था कि मुझे यार मेरे नाम से बुलाया जाए, ना कि इस नाम से। तो गुस्से के घूंट को पिया। मैंने कहा कि अगली बार आने दो एनुअल डे, मैं परफॉर्म करूंगा, इस बार कोई पुरुष पात्र करूंगा। फिर 1 साल का इंतज़ार किया, वैद्य जी का किरदार किया। फिर वो वैद्य फेमस हो गया स्कूल में, सब कोई मुझे वैद्य जी कहने लगा। तो उस समय आप छठी क्लास में थे, तो वैसे दोस्त जो उस समय हंसते थे, अभी आपको कॉल वॉल नहीं आती ये कहते हुए कि नहीं। अरे तुम तो एकदम वायरल हो गए और बहुत बढ़िया काम कर रहे हो? नहीं देखिए, एक्टर तो मैं तब भी था जब संदीप भैया सीरीज रिलीज नहीं हुई थी, तब भी मैं बहुत सारे काम किया हूँ, लेकिन उस तरीके से पॉपुलर किरदार नहीं बन पाया। लेकिन संदीप भैया सीरीज़ करने के बाद थोड़ा और पॉपुलर हो गया। ऐसे लोग जो 15 साल के बाद, मतलब 12वीं पास करने के बाद उन दोस्तों से कभी मुलाकात भी नहीं हुई, ना बातचीत हुई, वो अब सेटल्ड हैं, कोई US में है, कोई UK में है, कोई अपने ब्रिटिश दोस्तों के साथ मेरी सीरीज़ देखकर मुझे फ़ोन कर रहा है, मैसेज कर रहा है, तो अच्छा तो लगता ही है। और तो ये सीरीज कैसे मिली थी? क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग, और हम सब जानते हैं UPSC एस्पिरेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं हमारे देश में, और खासकर बिहार की बात की जाए सबको, और सब यही चाहते हैं, सबका सपना होता है कि लाल बत्ती से ही घूमेंगे, वहाँ पे ये क्रेज है एक अलग तरीके से। तो वो कहीं ना कहीं संदीप भैया जैसे वेब सीरीज को देख के मोटिवेट होते हैं और आपके डायलॉग उसमें 4 चांद लगा रहे होते हैं।
आपने बस उसे बोल दिया, डिलीवर कर लिया, आप बस वहीं तक रहे, लेकिन कई ऐसे सपने हैं जो आपको देखकर अपने आप को और मजबूत करके आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सपना तो था ही, मतलब कोई ऐसा सिग्निफिकेंट पात्र करूं जो मुझे अमर कर दे। तो सिग्निफिकेंट काम ढूंढ ही रहा था। तो इस बीच टीवीएफ जो द वायरल फीवर है, बहुत अच्छे कंटेंट बनाती है। पंचायत बनाया उन्होंने, बहुत सारे अच्छे सीरीजेज, अच्छी कहानियाँ, उनकी स्टोरी टेलिंग मुझे बहुत पसंद है। तो एस्पिरेंट तो हम सब ने देखी थी कोविड के दौरान। तो मैं चाहता था टीवीएफ के साथ काम करना, तो मुझे ये मौका मिला। मुझे एक स्क्रिप्ट मिली कि भाई ये किरदार कर दो। तो मैं उस किरदार का बाकायदा मैंने सेल्फ टेप बनाया। सेल्फ टेप बनाने के बाद उन्हें लगा कि हाँ, ये जो है प्रिंस मिश्रा जो मैंने विजुलाइज़ किया है, जो मेकर्स हैं, तो उन्होंने लगा कि ये किरदार जो है उसके करीब है। तो इसके बाद फिर एक और टेस्ट, और उसके बाद उन्हें लगा कि हाँ, फाइनली तुम ही करोगे। और बजट वगैरह की बातचीत हो गई और फिर मैं लग गया तैयारी में। और तैयारी में इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि तैयारी जो है, ये जो मेरा किरदार है प्रिंस मिश्रा का, आप अगर देखेंगे पहले एपिसोड में वो लगातार 5 मिनट तक लगातार बोले जा रहे हैं। और मैं एक रिजर्व किस्म का इंसान हूँ, मतलब बहुत बहुत खास लोगों के साथ खुलकर बातें करने वाला इंसान हूँ, मतलब थोड़ा उस तरह का हूँ। ये बिल्कुल अलग तरीके की एनर्जी कैरी करने वाला किरदार है। तो उसकी तैयारी, उसके आत्मा को आत्मसात करना, तो वो तैयारी किया। वो वहाँ चैलेंजिंग तो है हाँ, थोड़ा। बिल्कुल। और क्योंकि आप जब भी डायलॉग डिलीवर करते हैं तो बिल्कुल लगता नहीं है कि कोई ऐसे डायलॉग बोल रहा है या फिर उन्हें कुछ रटाया गया है। वो बिल्कुल नेचुरली आता है, ऐसा लगता है कि आप उस किरदार को जी रहे हैं। बिल्कुल, और यही बिल्कुल। आपकी खासियत है। तो इसकी जो प्रिपरेशन होती है, बैकग्राउंडर जो होता है, वो कैसे की? मैंने सुना कि 1 सप्ताह पहले आप गए थे इलाहाबाद। तो क्या हुआ, जब हम रीडिंग कर रहे थे ना, तो डायरेक्टर कह रहे थे ना कि इसकी एनर्जी कुछ और है किरदार की। तो मैंने कहा कि आप एक काम करिए, मुझे प्रयागराज ना 7 दिन पहले भेज दीजिए, मैं वहाँ जाऊँगा। और कहा जाता है ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो सिटी के वाइब को समझने के लिए, वो किरदार को समझने के लिए मैं 7 दिन पहले गया। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो तैयारी थी बेसिकली प्रिंस मिश्रा की। तभी तो वो ऐसे आके बोलेगा कि दिन भर खटखट इनकी शंकाओं के समाधान के चक्कर में ना हमारी लघु शंका अटक जाती है। 4थी सीटी थी ना भाई। और इसके बाद वो निकल के वहाँ पे बातचीत, और वो लगातार बोले जा रहा है, लगातार बोले जा रहा है। तो उस एनर्जी को समझने के लिए कि वो कौन सी ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से ये ऐसा है। क्योंकि अगर मेरा एक व्यक्तित्व है तो उसके पीछे की एक कहानी है ना, इस वजह से मैं ऐसे बात कर रहा हूँ। तो प्रिंस मिश्रा कौन है, क्या है, उसको समझने के लिए उसकी तैयारी की मैंने। यूपीएससी की तैयारी पे पूरी ये वेब सीरीज है संदीप भैया। तो आपसे ये जानना चाहूंगी, कभी आपने यूपीएससी की तैयारी करी है? नहीं, मैंने कोई तैयारी नहीं किया। मुझे पता है कि मुझसे यूपीएससी नहीं हो पाएगा। लेकिन आप बहुत लोगों को मोटिवेट जरूर कर रहे हैं उससे। और खासकर इस वेब सीरीज में कई ऐसे डायलॉग है जिसपे आप चर्चा कर सकते हैं। एक डायलॉग जो मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने कहा कि तैयारी एक ऐसा मौका है जो आपको तुलसीदास बना देती है, नहीं, देवदास हाँ। बना देती है, कुछ ऐसे डायलॉग था। आप हमारी तैयारी के कला कुछ आप हमारी तैयारी के बोझ को ना अंडरस्टिमेट कर रही हैं लतिका जी। ये जो तैयारी का खेला है ना, इसमें कोई तुलसीदास हो जाता है, कोई देवदास हो जाता है, और हम क्या बनेंगे इसका फैसला सिर्फ समय के पास है लतिका जी। तो इसके बाद तो ये इस पूरी तैयारी में, पूरी जर्नी में, क्योंकि आपने भी एक्टर बनने की तैयारी की होगी, आपने बोला कि ट्रेनिंग लिया, तो आप क्या बने? देवदास बने या तुलसीदास बने? मैं पता नहीं, इन दोनों के बीच में कहीं कुछ हूँ। तो हर एक किरदार के साथ कभी अगर तुलसीदास बनने का मौका मिलेगा तो तुलसीदास बन जाएंगे, कभी देवदास बनने का मौका मिलेगा। एक्टरों की यही खासियत होती है कि ना अपनी बातों में वो लपेट लेते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप लपेट रहे हैं। कभी ऐसा हुआ कि किसी से प्यार व्यार हुआ पूरी जर्नी में? ये मतलब नॉर्मल बात है, प्यार व्यार तो होता ही रहता है। प्रेम के बिना तो कैसे ही कोई रह पाएगा। तो प्रेम तो सबसे ज्यादा जरूरी तो है। अभी बरकरार है या फिर देवदास बन गए थे? नहीं, देवदास नहीं हूँ मैं। आप लग गए अभी इस मामले में? प्रेम में। तो आगे क्या सोचा है? अगला प्रोजेक्ट का आप क्या सोचते हैं, क्या हो सकता है आपके लिए, और क्या प्लानिंग है आगे? कुछ क्या करें? प्लानिंग यही है कि ग्राउंडेड रह के एक अच्छी कहानी का हिस्सा बनूं, उन किरदार को बहुत ईमानदारी से, सच्चाई से जीऊं, और यही कोशिश है। और कोई अच्छी कहानी होगी तो मैं उसका हिस्सा बनना चाहूँगा। अच्छा, हमारे यहाँ कहावत है कि आरा के लड़का कभी हारा नहीं है। हाँ। तो आप भी आरा से हैं, तो आपसे ये पूछना चाहूंगी, कभी ऐसा हार्ट ब्रेक का कुछ सिचुएशन आया जहाँ पे लगा कि अब मेरे से ना हो पाएगा?
नहीं, ऐसा गिव अप वाला मोमेंट नहीं आया। सेल्फ डाउट हुआ कि भाई हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्या, मतलब कब वो सिग्निफिकेंट किरदार, कई बार ना आप कैरेक्टर ढूंढ रहे होते हैं, किरदार ढूंढ रहे होते हैं, कई बार किरदार आपको ढूंढ रहा होता है, तो उसमें कभी कमी या कभी देर हो जाता है, तो सेल्फ डाउट होता है खुद पे कभी कभी कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। उस प्रोसेस की बात करें, लेकिन गिव अप वाला एटीट्यूड नहीं है कि नहीं भाई छोड़ देते हैं, कुछ और करते हैं, क्योंकि यही किया है, इसी चीज़ की ट्रेनिंग ली है, पढ़ाई किया है, यही आगे भी करना है, तो ये पहले से तय है। ये मेरा चुनाव है, किसी डॉक्टर ने नहीं कहा कि ये करो, ये मेरा चुनाव है कि मुझे ये करना है। पुनीत जी, क्योंकि आपने कई सारे किरदार अब तक निभाए हैं और एक्टिंग ऐसा करियर है जहाँ पे आपको हर तरह के किरदार को निभाने का मौका मिलता है, समझने का, सीखने का मौका मिलता है। अगर आपसे जानना चाहूँ कि कोई ऐसा किरदार जो आपको लगता है कि ये पुनीत है, मतलब मैंने जो किरदार किए वो, किए अब तक मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी पर्सनालिटी से थोड़ा इतर किरदार? कैरेक्टर मिले, थोड़ा चैलेंजिंग हो, जो मेरे कंफर्ट जोन से मुझे बाहर निकाल के उस किरदार की दुनिया में ले जाए। एक दिलचस्प किस्सा है, अगर मैं आपको समय लूँगा मैं। हाँ बिल्कुल। तो थर्ड एपिसोड में ना एक पार्ट है जब राजेंद्र नगर की बात होती है और संदीप को मैं पैसे निकाल के देता हूँ कि छोटा शहर का ना अपना एक्सपायरी डेट होता है, वक्त पे कट लो वरना कट जाता है। उससे पहले का ना एक सेंटेंस है जो मैं बोलता हूँ, योजना के बिना लक्ष्य सिर्फ इच्छा है। तो ये इस प्रोसेस में आया कि जब मैं किरदार को ढूंढ रहा था, स्क्रिप्ट में तो लिखा हुआ था कि फोकस करो, वो संदीप को बोल रहे हैं फोकस करो, और फिर मैंने इस शो के राइटर से ये बात की कि सिद्धार्थ भाई मुझे लगता है ना कि किरदार ना कोई अंग्रेजी का कोई कोट बोलेगा, जैसे हम बोलते हैं ना आम लाइफ में कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी वाइज, तो वैसा कुछ बोलेगा। तो मैं फिर कुछ अंग्रेजी कोट्स देखने लगा कि ये किरदार क्या बोल रहा है, क्या बोल सकता है। तो कोई अंग्रेजी का कोट था जिसका हिंदी अनुवाद था, योजना के बिना लक्ष्य सिर्फ इच्छा है। तो ये मैंने स्क्रिप्ट में लिख लिया, और इसके बाद जब हम टेक किए तो टेक में तो सिर्फ लाइनें बोल दी जो बोलना था रिहर्सल में, और फिर हमने टेक किया तो मैंने ये लाइन बोल दिया, आपने खुद ही डायलॉग को इम्प्रोवाइज किया? हाँ इम्प्रोवाइज किया कि योजना के बिना लक्ष्य सिर्फ इच्छा है। तो ये कहने का मतलब ये था कि जब हम किरदार की दुनिया में इतना इंग्रॉस्ड रहते हैं ना, अब उस दुनिया में बिल्कुल ही मतलब रचे बसे रहते हैं, ढूंढ रहे होते हैं ना, तो उस ढूंढने की प्रक्रिया में ना बहुत सारी चीज़ें इवॉल्व होती है। तो यही एक प्रोसेस है, इवॉल्व, हम सब इवॉल्व होना चाहते हैं, जो लिखा है वो ही फाइनल नहीं है, मतलब और क्या, और किरदार के कितने नज़दीक हम पहुंच सकते हैं। संदीप, माफ कीजिएगा पुनीत जी, क्योंकि अभी चर्चा इस बात की भी हो रही है कि वेब सीरीज में ना गाली गलौज बहुत ज़्यादा होता है, तो आपका क्या मानना है? फिल्मों से वेब सीरीज को कितना इतर देखते हैं और इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है सोसाइटी पर? नहीं, ऑब्वियसली फैमिली शोज़ पे ज़्यादा मैं प्रेफर करना चाहूँगा, जिसे सब कोई देख पाएँ, सब कोई सीख पाएँ। मतलब ऑब्वियसली कहानियाँ जो दिखाई जाती हैं वो हमारे समाज की ही कहानियाँ हैं जो बनाई जाती हैं, और भी फैमिली शोज़ बनने चाहिए। टीवीएफ काफ़ी फैमिली शोज़ बनाती है, मतलब उनके गुल्लक देख लीजिए, या फिर संदीप भैया, एस्पिरेंट्स, तो ऐसे कई मोटिवेशनल किस्से, कहानियाँ, ऐसे स्टोरी टेलर्स की ज़रूरत है जो ऐसी कहानियाँ कह रहे हैं, संघर्ष की कहानियाँ। संदीप की कहानी, संदीप कितना संघर्ष कर रहा है आम जिंदगी में, उसके डायलॉग सुनिए कि वो कहते हैं कि बापू के रोटी के बारे में सोचूं कि अपने कोचिंग की फ़ीस के बारे में सोचूं। मतलब ये सुन के हर कोई रिलेट करेगा, मतलब मैं जहाँ से आता हूँ मैं तो रिलेट करता हूँ, तो ऐसी कहानियाँ, ऐसी किस्से कौन कहेगा, तो ऐसे कहने वालों की ज़रूरत है। जब इसको आप शूट कर रहे थे, संदीप भैया के सारे किरदार जब वहाँ पर थे, सेट पे आप लोग थे, तो क्योंकि ये ऐसा किरदार ही है आपका और ऐसी पूरी उसमें सिचुएशन ही दर्शाए गए हैं कि जिसके बाद ऐसा लगता है कि जो आम बच्चे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं यूपीएससी के, वो उससे मोटिवेट होते हैं और उनका ही सिचुएशन आपने दिखाया स्क्रीन पर। तो कभी ऐसा लगा कि कितना मुश्किल है इनकी लाइफ, वहाँ पे आसपास कई ऐसे बच्चे होंगे जो आपसे मिलने भी आए होंगे? बिल्कुल मुश्किल तो है ही, लेकिन सिर्फ मुश्किल को मुश्किल की तरह क्यों लेना। मुझे लगता है कि हम छोटे शहर से आने वाले लोगों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है पाया ही है।
चाहे वो रिजेक्शन हो वो भी पाया है, उस रिजेक्शन ने भी बहुत सारी सीख दी है हमें। तो हम उसको रिजेक्शन के तौर पे ना लेके एक सीख के तौर पर लें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें, तो कहीं भी पहुंचा जा सकता है। हाँ, लेकिन क्योंकि हम इंसान हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि रिजेक्शन जब हम सामने से फेस करते हैं तो कई बार बहुत ठेस पहुंचती है। हाँ। तो वो कभी फेज आया आप जब आप एक पूरे जर्नी में थे? नहीं मतलब ठेस, मतलब मैं थोड़ा उस लिहाज मैं थोड़ा सा मैच्योर हूँ कि ठीक है, दिस इज़ नॉट द टाइम। तो मैं उस समय की प्रतीक्षा करूँगा कि अब मेरा समय है, मतलब मैं अपने तरह की कहानियाँ कहने का, मतलब हो सकता है हमारे पास चॉइसेस तब ना रहें जब हम रिजेक्शन कर रहे हों, रिजेक्ट कर रहे हों उस चीज़ को, लेकिन हम इंतज़ार करेंगे, इंतज़ार कर सकते हैं, अपने आप को और मजबूती से सामने लेकर आ सकते हैं। तो यही इन दिनों वेब सीरीज का क्रेज बहुत ज्यादा है। अब देखिए जो टीवी पे स्टार्स हैं, जो बड़े पर्दे पे दिखाई देते हैं, फिल्म स्टार्स हैं, वो भी अब वेब सीरीज की तरफ आ रहे हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि वहां पर आप इतना ज्यादा कॉस्ट लगा रहे हैं लेकिन उसका आउटकम बहुत कम है। वेब सीरीज में आप इतना आप इसको ऐसे समझिए कि इतना रियल आप अपने आप को प्रोजेक्ट करते हो जिससे लोग, जो जनता है वो कनेक्ट कर पाती है, दर्शक कनेक्ट कर पाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसका जो पैमाना होगा वो आने वाले दिनों में कैसा होने वाला है वेब सीरीज की अगर बात की जाए तो? मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा ना इसके पैमाने के ऊपर पे नहीं देखना चाहता। मैं कि कहानी क्या है, मतलब अगर संदीप भैया अगर लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं तो सोचिए ना कितनी लार्जर ऑडियंस है जो इस कहानी से मतलब सीख ले रही है या फिर कनेक्ट कर रही है। तो वो कनेक्टिविटी अगर होगी उस कहानी में, वो बात होगा, वो तत्व होगा, तो वो डेफिनेटली कनेक्ट करने वाला है। मतलब लोग बात कर सकते हैं पैसे की कि भाई इतने पैसे लगा रहे हैं तो मुझे ये स्टार कास्ट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो सबके अपने अपने देखने के तरीके हैं। ऑडियंस तो कहानी चाहती है, तो अगर वो कहानी होगी, वो बात होगी, तो लोग कनेक्ट करेंगे। बिल्कुल, आपने अपने किरदार से एक बड़ा फैन बेस भी बनाया है। तो कई बार ऐसा होगा जब आप कहीं जा रहे होंगे वहाँ भीड़ लग जाती होगी, कई ऐसे मोमेंट होंगे आपके साथ जो यादगार बन गए होंगे? बिल्कुल, अभी हाल में ही मतलब मैं मेट्रो में सफ़र कर रहा था तो कुछ लोगों ने बोला अच्छा आप वही हैं। तो मतलब आपको कितने लोग विनीत के नाम से जानते हो, कितने लोग प्रिंस के नाम से जानते ऑब्वियसली अभी प्रिंस के तौर पे ही, मतलब उसी लुक में मुझे देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अरे आप तो संदीप भैया में थे। तो मैंने कहा जी हाँ वही था। तो मैं भी कल तक भी मेट्रो में सफ़र कर रहा था और आज भी सफ़र कर रहा हूँ, तो चीज़ें थोड़ी बदली हैं। तो बिहार से जब आप निकले थे, जब आरा से आप आगे पढ़ाई के लिए गए तो उस समय एक होप के साथ गए थे और आपने उसको पूरा भी किया। हालांकि एक ऐसा फील्ड है जिसमें मौके मिलते रहते हैं और इंसान के पास, किसी भी एक्टर के पास उम्मीदें कभी ख़त्म नहीं होती हैं, उनको हर दिन एक चैलेंज के साथ आगे बढ़ना होता है। लेकिन जब आप बिहार वापस गए होंगे, जब आपकी वेब सीरीज़ या फिर फिल्म आई होगी, शॉर्ट फिल्म आई होगी या फिर बड़े पर्दे पे आप देखे होंगे, तो जब वहाँ पे पहुँचे तो कैसा लगा और वहाँ का रिएक्शन क्या था? नहीं, उनका ये मतलब वहाँ पर तो ऐसा है कि मैं 2013-14 में ही मेरी कुछ पॉलिटिकल सीरीज़ जो आती थी सटायर वाली, तो वो दिखने लगा था मैं, तो उनको लगता हाँ टीवी पे आवा था। तो टीवी पे आना बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर बीच में मैं थिएटर से चीज़ें और दूसरी चीज़ें करने लगा, तो मतलब अब कुछ नहीं आ रहा है क्या तुम्हारा? तो इंतज़ार करते हैं कि अब कब आ रहा है, कब दिख रहा है। तो मतलब टीवी पे आना बहुत बड़ी बात है। अभी संदीप भैया सीरीज के बाद मैं कभी अभी बिहार जाना नहीं हुआ है। हाँ। तो जाऊंगा तो शायद कुछ और प्रतिक्रिया मिलेगी। जैसे पापा और मम्मी कभी कॉल करते होंगे तो कोई बातें जो पिछले बार हुई होंगी जरूर उस पर जाहिर सी बात है कि चर्चा होती होगी। तो क्या बोलते हैं अभी पापा मम्मी जब आपको कॉल करते हैं, आपसे बातें होती हैं? और पिताजी का यही कहना है कि अब ग्राउंडेड रहो, उड़ने की जरूरत नहीं है। मतलब वही बात है ना कि भाई ठीक है, हाँ पिता ही होता है। तो उनका यही कहना है कि ग्राउंडेड रहो, ठीक है तुमने कर लिया, अच्छी बात है। और मुझे भी पता है, मुझे वास्तविकता पता है कि सीरीज के बाद और सारे अच्छी कहानियों का हिस्सा बनना है। सिर्फ यही नहीं, मतलब जितनी भी अच्छी कहानियाँ, मतलब अच्छी कहानी का मतलब मेरा जो मुझे लगता है कि भाई ये कहानी कही जानी चाहिए, तो वैसी कहानियों का हिस्सा बनना है। और मुझे पता है मुझे ग्राउंडेड रह के और कहानियों का हिस्सा बनना है। पुनीत जी, क्योंकि आपने थिएटर से शुरुआत करी है और ऐसे बहुत बड़े बड़े हमने हस्ती को देखा है टीवी इंडस्ट्री में और ख़ास करके बॉलीवुड में, जिन्होंने बड़ा नाम बनाया है, बड़ा नाम कमाया, और बहुत सम्मानजनित लोग हैं वो लोग। जब भी किसी से मिलते हैं बड़े सम्मान के साथ मिलते हैं क्योंकि वो ग्राउंड से जुड़े हुए हमेशा रहते हैं। लेकिन जब बिहार की बात आती है, बिहार में इसको लेकर
जागरूकता की बात आती है तो उस पर वो कुछ खुल के बोलते नहीं है। आपको नहीं लगता कि बिहार में भी फिल्म सिटी की जरूरत है, क्योंकि वहाँ के आर्टिस्ट को बाहर क्यों जाना, वेब सीरीज तो हम अपने बिहार में भी शूट कर सकते हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि हर एक भाषाओं में, बोलियों में कहानी होनी चाहिए। और मैथिली में अच्छा काम हो रहा है, अचल मिश्रा, गामक घर, धुइन, मतलब ऐसी कई सारी, पार्थ सौरभ हैं, उन्होंने अभी पोखर के दोनों पार, मैथिली में अच्छी फिल्में बनाई हैं उन्होंने। अनुराग कश्यप ने प्रेजेंट किया है। तो ऐसी कहानियाँ बननी चाहिए। अभी चंपारण मटन की अगर बात करें, वो ऑस्कर में जा रही है। तो ऐसा नहीं है टैलेंट नहीं है, बस वही बात है कि उसको और ग्राउंड पे लाकर और अच्छे से उसकी कहानी बनानी चाहिए, शूट अच्छा करना चाहिए। कहानी अच्छी होगी तो किरदार करने वाले सारे एक्टर्स आने को तैयार हो जाएंगे। नहीं, तो मेरा ये सवाल है कि बिहार में इसकी अपॉर्चुनिटी नहीं है, हम वहाँ पे शूट नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे फिल्म सिटी नहीं है, और ना ही हमारे पास वहाँ पे अगर बात की जाए किसी आरक्षण की तो वो भी चीज़ें नहीं मिलती है, जिसके कारण लोगों को इलाहाबाद में जाके शूट करना पड़ता है। यूपी में क्योंकि आरक्षण मिलता है, सब्सिडी है, बिहार में गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी नहीं देती है। तो आपको नहीं लगता कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए, आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट को ये सब चीज़ों पर ध्यान देना बिल्कुल होना चाहिए। देखिए अभी भोपाल में काफ़ी सारे शूट्स हो रहे हैं, भोपाल में, इंदौर में, लखनऊ में काफ़ी क्रू आकर काम कर रही है, शूट कर रही है। तो बिहार को भी इस बारे में सोचकर आगे बढ़ना चाहिए। उन राज्यों से देख लेना चाहिए कि उन्होंने किस तर्ज पर, कैसे, उन्होंने क्या चीज़ें की है। तो बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, ये एक मिथ है कि हम ना, या फिर जो भी लोग हैं, जो दर्शक है, वो एक्टर्स को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे इनकी लाइफ तो जबरदस्त वाली चल रही है, एसी कमरे में दिन गुजर रहा है। लेकिन आपसे जानना चाहूंगी सच्चाई क्या है, एसी कमरे में दिन गुजर रहा है? मेरी मतलब जिंदगी है, जिंदगी एक समंदर की लहर की तरह है, कभी ऊंची कभी नीची। तो हम भी आम जिंदगी में आम इंसान की तरह ही हैं, और ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। कहानी का हिस्सा, जैसे आप कोई भी इंसान कोई भी पेशे में है, वो कुछ कर रहा है, तो मैं भी एक पेशे में हूँ और मैंने एक काम किया है, ठीक है। तो ये मैं उसको काम के तौर पे ही देखिए, और आगे कुछ और कहानियों का हिस्सा बनूंगा तो वो भी काम भी आपके पास बाहर आएगा। तो अगर इस पूरे सीरीज में सबसे फेवरेट डायलॉग की बात करूं जो आपके दिल के बहुत करीब है, तो वो डायलॉग कौन सा है? जब संदीप को पैसे देता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि छोटा सर का ना अपना एक्सपायरी डेट होता है, वक्त पे कट लो वरना कट जाता है। तो ये है। फिर यूपीएससी एक प्रेत है, पलट के मत देखना, पीछे पड़ जाएगा तुम्हारे, समझे? और तो ये ऐसे डायलॉग्स है जो आपके जो फैंस हैं, आपके जो सपोर्टर्स हैं, उनके ना एकदम से दिल में घुस गया है, ऐसे मानिए कि वो एकदम कनेक्ट कर पाते हैं कि अरे क्या इतना मजेदार बोला है। लेकिन इन सब के बीच अगर बात की जाए आगे क्या होगा, आगे क्या आपके जो दर्शक हैं, आपके जो प्रशंसक हैं, वो आपके लिए देखेंगे, आगे क्या करेंगे पुनीत? छतरी वाली एक फिल्म की थी मैंने, तो उसमें भी बहुत छोटा सा पार्ट था मोनू का, अगर आपने फिल्म देखी होगी तो उसी वही डायरेक्टर की एक फिल्म है जो पार्लियामेंट अटैक के बारे में है। फिल्म का नाम अभी अनटाइटल्ड है, इमरान हाशमी है लीड में, और मैंने भी एक कैरेक्टर किया है, टेररिस्ट का किरदार है। और इमरान हाशमी ना मेरे बचपन के मतलब हीरो हैं। मतलब ये वो दौर था जब मैं 11वीं में था, 2007 की बात है, और हिमेश रेशमिया के गाने और इमरान हाशमी। तो फिल्म सेट पे ना मैं उनसे ना मिलकर सेल्फी लेते हुए मैंने एक बात उनसे कह दी कि सर एक बात कहना चाहता हूँ, आपकी फिल्मों ने ना हमें जवान किए हैं। तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि तुम लोगों को जवान करते करते मैं बुढ़ा हो गया हूँ। तो मतलब एक फैन मोमेंट है ना, मेरा फैन मोमेंट है कि जिनकी फिल्में देख के मतलब एक तरीके से बड़े हुए, उनके साथ हम कोई काम कर रहे हैं। तो अच्छा लगा उनके साथ काम करके, बहुत डाउन टू अर्थ हैं वो, मतलब सेट पे भी बहुत मुस्कुराते रहते हैं, स्माइलिंग फेस रखते हैं। तो बहुत शुक्रिया पुनीत चर्चा में शामिल होने के लिए और अपने बारे में इतना खुल के बताने के लिए। तो ये थे पुनीत तिवारी, जिन्होंने अपने डायलॉग से, अपनी अदाकारी से सबका दिल जीत लिया। और संदीप भैया, आप नए वेब सीरीज को जाकर अभी देख सकते हैं, हर जगह ये वेब सीरीज छाया हुआ। और इसके साथ पुनीत को बहुत शुभकामना कि आगे ऐसे ऐसे नए वेब सीरीज हमें दिखाते रहे, उसमें वो किरदार जो है वैसे वैसे किरदार
से हमें कनेक्ट कराते रहें और हम जो हमारा प्राइड है उसको लेके आगे बढ़े और गर्व से कहते रहे कि हम बिहारी हैं। हम बिहारी हैं। थैंक यू।